सभी चिकित्सक बंधुओं को नमस्कार। आज हम लोग NH नारायण हर्बल के माध्यम से नासक मेथोडोलॉजी में डाइल्यूशन के उस प्रोसेस को जानेंगे जिसमें डिज़ीज़ D1 के अकॉर्डिंग आता है। मतलब आप ओरल में अगर ओरल डिज़ीज़ है, मतलब डिज़ीज़ में आप ओरल ड्रॉप दे रहे हैं और वहाँ आपको लगता है कि मुझे एक्सटर्नल कॉम्प्रेस देना चाहिए, तो और अगर मुझे लगता है कि ओरल ड्रॉप मैं दे रहा हूँ तो D1 किस अवस्था में किन डिज़ीज़ में मुझे देना होगा की जानकारी आज अपन इस क्लास के माध्यम से जानेंगे। इस क्लास का नाम बड़ा अनोखा मैंने रखा है, 0 to टॉप ऑफलाइन और ऑनलाइन EH एजुकेशन प्रोग्राम। इसमें स्टूडेंट्स हैं, फ़ोटो तो बिल्कुल दिख जाएगा। ये व्यक्ति लोग को आप जानते होंगे, बैठे हुए हैं, और इस प्राणी को भी जानते होंगे जो क्लास दे रहा है ना। तो हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ये एक बुक है, द फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पार्ट 1। इसमें से मैंने डिज़ीज़ के नाम निकाले हैं और इसी के अनुसार मैं पढ़ाऊँगा। अगर आपको चाहिए ये पुस्तक तो आप ले सकते हैं 950 रुपये में कुरियर चार्ज के साथ, और अगर भिलाई आकर के लेना चाहें तो बिल्कुल ले सकते हैं 900 रुपये में। 50 रुपये का बेनिफिट मिलेगा, अगर भिलाई आओगे तो मुझसे मिल भी पाओगे। तो डिज़ीज़ के अनुसार अपन आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला नाम आता है डायबिलिटी। डायबिलिटी मतलब दुर्बलता, कमजोरी, ठीक है। कोई भी फार्मूला आप दे रहे होंगे, इस कंडीशन में आपको D1 देना होगा, और D1 में डोज जो होगा वो 10 to 20 ड्रॉप, आधा कप गर्म पानी। आधा कप गर्म पानी मतलब आपका कप 200 ग्राम का है, 200 ml का है तो कप नहीं चलेगा वैसा। आधा कप का मतलब होता है 35 ml, 30 to 35 ml ऑफ वाटर, और उसमें आपको ये देना होगा। दूसरी डिज़ीज़ का नाम जो है, क्योंकि मोटी बुक है भाई तो खोजने में भी टाइम लगता है ना। दूसरी डिज़ीज़ का जो नाम है बता रहा हूँ। दूसरे डिज़ीज़ का नाम है गॉल ब्लैडर स्टोन। अगर आप गॉल ब्लैडर स्टोन में D2 फॉर्म पे दे रहे हैं किसी को, पेशेंट को मेडिसिन, तो लगभग 20 डेज़ to 35 डेज़ के बाद आपको बढ़ करके D1 फॉर्म में मेडिसिन देना होता है। और D1 फॉर्म में जब लगे कि वो मेडिसिन देने से स्लज कन्वर्टेड हो चुका है, मतलब जो स्टोन था वो पानी या मड में कन्वर्ट हो चुका है, तो वहाँ से D6 फॉर्म पे चले जाइएगा, क्योंकि ये धीरे धीरे निकलने वाला चीज़ है। आप वहाँ ज़्यादा प्रेशर डालेंगे तो प्रॉब्लम जनरेट होगी और साथ में वहाँ इन्फ्लेमेशन होना चालू हो जाएगा। हो सकता है अगर यही प्रेशर आप देते रहेंगे D1 का बढ़ करके, तो वहाँ पे ये कंडीशन आएगी कि वहाँ पे जो बाइल डक्ट होता है उसमें कंडक्ट वो फैलने लगेगा, है ना, तो डिस्टेंड होने लगेगा। तो ऐसा कंडीशन अगर लगे कभी तो ध्यान रखिएगा इस बात का। तीसरा कंडीशन होता है कॉन्स्टिपेशन। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है और आप वहाँ मेडिसिन दे रहे हैं, तो अगर बेस से है तो आप D1 बना लेंगे, 3 ml लेके 27 ml डाल करके D1 फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। लेकिन अगर लग रहा है कि नहीं, आपके पास आपने डाइल्यूशन थर्ड लिया है और वहाँ से आपको कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो कन्वर्ट करके आप जो D4 बनाए होंगे वही D4 30 ml पेशेंट को दीजिएगा, ठीक है। D1 बना रहे होंगे अगर बेस से तो 3 ml लेके 27 ml डाल करके D1 से D1 तैयार करेंगे। लेकिन अगर आपके पास डाइल्यूशन थर्ड एसेंस है, कहने का मतलब D3 एसेंस किट आप रखे हैं और वहाँ पे आपको पेशेंट को देने की आवश्यकता पड़ रही होगी, तो ड्रॉप वाइज मत मेथड लीजिएगा। वहाँ कीजिएगा क्या, आपने D3 लिया हुआ है, D4 का आपने कन्वर्ट किया, वो D4 पेशेंट को दे देना है, और पेशेंट को जो ड्रॉप पीने के लिए देंगे लगभग 30 ड्रॉप to 50 ड्रॉप डोज होगी। 30 बूंद आधा कप गर्म पानी में मिला करके आप देंगे, या फिर 50 बूंद दवा, 30 बूंद से 50 बूंद के बीच में दवा की क्वांटिटी होगी। जबकि बेस से आपने D1 बनाया है उसमें आप दे रहे होंगे तो 20 ड्रॉप मैक्सिमम डोज होगा।
10 to 20 ड्रॉप आधा कप गर्म पानी के साथ मिला के देंगे। इस बात का खास ध्यान रखेंगे, नहीं तो डिजीज़ सुधारने के बजाय बिगाड़ दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम। क्योंकि डाइल्यूशन वाइज डिजीज़ का कन्वर्शन आसान नहीं है, लेकिन बताना ज़रूरी है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, इम्यूनिटी बूस्ट करने की अगर आवश्यकता पड़ रही है किसी कंडीशन में और तब आप मेडिसिन दे रहे हैं किसी को, तो D1 फॉर्म में अगर आप मेडिसिन दे रहे हैं तो उसमें कंडीशन होगी 10 to 20 ड्रॉप। लेकिन अगर आप D1 फॉर्म में नहीं दे रहे हैं, इसको D4 फॉर्म में अगर किसी ने बनाया है और वहाँ दे रहा है पेशेंट को पीने के लिए, तो 30 to 50 ड्रॉप का डोज होगा। ठीक है। इसके बाद आता है बात म्यूकस मेम्ब्रेन। आप लोग ध्यान दिए होंगे कभी, गाल है ये, गाल के अंदर जो अंदर वाला लेयर है वो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है। स्किन है, स्किन के अंदर का जो सेकंड लेयर होगा वहाँ पे ज़रूर म्यूकस मेम्ब्रेन आपको दिखाई देगा, देखने में आसानी से समझ में आएगा। और म्यूकस मेम्ब्रेन की तो मेडिसिन आप लोग जानते हैं S3 होती है, तो उस जगह पे आपको अगर देने की आवश्यकता पड़ रही है तो इसको D1 फॉर्म में ही दिया जाना चाहिए, अच्छा बेहतर रिज़ल्ट अगर चाहते हैं तो। इसके बाद आता है बात वोमिटिंग का। अगर फॉल्स वोमिटिंग है तो भी, और नोज़िया फीलिंग के साथ में अगर वोमिटिंग भी आ रही है तो भी, जैसे आप सभी जानते होंगे S11 इसी की मेडिसिन है। और कई लोग बोलते हैं सर S11 को कितने बार तोड़ सकता हूँ, तो भाई तोड़ने के लिए तो आप बिल्कुल 10 टाइम्स तोड़ सकते हैं, लेकिन मेडिसिन वोमिटिंग के केसेस में देने के लिए इसका सबसे बेहतर जो ऑप्शन होता है वो 10 ड्रॉप या 20 ड्रॉप होता है। डायरेक्ट टू टंग दीजिए तो बहुत बेहतर होता है इसका रिज़ल्ट। और अगर ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो D1 बना करके जो प्रोसेस बताया है उस तरीके से, या D4 बना करके आप पेशेंट को दे रहे हैं तो उसमें 30 to 50 ड्रॉप का डोज रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट डिज़ीज़ की। नेक्स्ट डिज़ीज़ होती है बेहोशी, जिसको हम लोग बोलते हैं साइनोकॉप, SYNCOPE, साइनकॉप। इस कंडीशन में भी D1 फॉर्म में दिया जाता है मेडिसिन। सीरियल डाइल्यूशन का होना चाहिए और D1 होना चाहिए। D4 आप लेकर के अगर बोलेंगे 50 बूंद नाक के अंदर डालूंगा तो आदमी को हिचकी चालू हो जाएगी और दुनिया जान की कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी। इसलिए D3 बना हुआ जो एसेंस होता है, अगर एसेंस से आप इसको बना रहे होंगे तो ये गलती मत कीजिएगा। यहाँ पे पेशेंट के साथ लेने के देने पड़ जाएंगे। बेहतर होगा कि आपके पास बेस हो और उस बेस से आप D1 बनाएं और उस D1 का उपयोग उस जगह पे उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट डिज़ीज़ की, जो कि हाइपर कॉन्स्टिपेशन होता है। हाइपर कॉन्स्टिपेशन जिसको हम लोग डिस्पेप्सिया, अभी मतलब कायदे से बोलना चाहिए पेशेंट जो है डिस्पेप्सिया कन्वर्ट नहीं हुआ है कॉन्स्टिपेशन से, वैसे कंडीशन में आप दे सकते हैं, लेकिन इसमें D1 ही देना होगा, D4 से काम नहीं चलेगा, यहाँ कंडीशन बिगड़ जाएगी। इसके बाद बात करते हैं आंत्र में मल अवरोध, जिसमें ऑब्स्ट्रक्टिव स्टूल इन लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर स्टूल जो है वो, स्टूल मतलब टेबल वाला स्टूल नहीं, लैट्रिन वाला। ठीक है। बहुत सारे लोगों को शब्दों का फेर होता है और बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि अगर मैं छोटी सी कोई बात है अगर उसको मैं पूछूंगा तो सर क्या सोचेंगे। भाई जिसने की शर्म उसके फूट गए कर्म। और अगर क्लिनिकल प्रैक्टिस करना है तो उन छोटी छोटी बातों का आपको ज्ञान होना अति आवश्यक है। लेकिन अगर लगता है कि सर मैं कैसे पूछूं, संकोच होता है, तो आप अखिलेश नारायण सिंह के नंबर पे आप कॉल लगा लीजिए। 2 नंबर है 9407761264 और एक और नंबर है 6267726860। आप रात में 11 बजे से लेकर के 3 बजे भोर तक आप मुझसे संपर्क साध सकते हैं। अगर कभी ऐसा हो कि एक आध दिन मैं फ़ोन ना उठाऊं तो आप ये मत सोचिएगा कि मैं फ़ोन नहीं उठाऊंगा। हो सकता है मैं लगातार 3-4 दिन जगह हूं, इसलिए उस दिन विश्राम कर रहा हूँगा तो आपसे आपका फ़ोन ना रिसीव किया हूँ। नेक्स्ट डे आप लगा करके बिल्कुल अपनी जो क्वेरीज़ है उसको क्लियर कर लीजिएगा। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्टूल इन लार्ज इंटेस्टाइन। कहने का मतलब है किसी कारण से लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर स्टूल जो लैट्रिन होता है, मल होता है,
उसका रुक जाना, ठीक है। इसके नेक्स्ट डिजीज़ होती है लिम्फ क्रिएटर। अगर स्प्लीन के अंदर लिम्फ क्रिएट नहीं हो रहा है और उस कंडीशन में आपको मेडिसिन देने की आवश्यकता पड़ रही है, तो मेडिसिन जो देंगे आप वो D1 फॉर्म में होना चाहिए। अगर D4 फॉर्म में आप इसको बनाए होंगे तो बिल्कुल 40 ड्रॉप डोज होगी, 2 ml मेडिसिन होगी, लगभग 50 ml के आसपास पानी होगा, हॉट वाटर यूज़ करना होगा और चाय जैसे उसको सिप कर करके पीना होगा। इसके बाद बात करते हैं किसी व्यक्ति को ब्लड के अंदर एनर्जी लॉस हुआ हो, कैसे पता चलेगा? रिपोर्ट से पता चल जाएगा, ठीक है। मैं जब ब्लड और लिम्फ को पढ़ना सिखाऊंगा तो CBC में ब्लड और लिम्फ के अकॉर्डिंग अगर हो तो चिकित्सकों को आसानी से समझ में आता है कि डिज़ीज़ जो है वो ब्लड के कारण डिसऑर्डर हो जा रहा है या लिम्फ के कारण डिसऑर्डर जा रहा है। मतलब कहाँ हमको A2 लेने की आवश्यकता है और कहाँ हमको H2 लेने की आवश्यकता है, ठीक है। ये ज़रूरी है, अगर इस चीज़ को हम नहीं सीखेंगे तो सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन कर पाना हम इम्पॉसिबल होगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं D1 फॉर्म में नेक्स्ट जो डिज़ीज़ होगी वो होगी ल्यूकोरिया। ल्यूकोरिया में कई लोग D4 फॉर्म पे मेडिसिन देते हैं और ल्यूकोरिया में अगर D4 फॉर्म पे अगर आपको मेडिसिन देने की आवश्यकता पड़ रही है तो जो मिनिमम डोज़ होगा वो 30 ड्रॉप होगा और जो मैक्सिमम डोज़ होगा वो 3 ml हो सकता है, 60 ड्रॉप, ठीक है। लेकिन अगर उसको आपने D1 फॉर्म पे बना करके मेडिसिन को दे रहे होंगे तो वहाँ पे आपको मेडिसिन 10 ड्रॉप मैक्सिमम डोज़ होगा। मतलब न्यूट्रल वे में 10 ड्रॉप से ही आप मेडिसिन को चालू करेंगे, कुछ दिन के बाद 15 करेंगे, कुछ दिन के बाद 20 करेंगे। ये कुछ दिन मतलब 20 डेज़। अगर आपका पेशेंट जो है वो कहता है कि मुझे ल्यूकोरिया 1 साल से है तो उस कंडीशन में आप D1 बना लीजिए मेडिसिन और वहाँ से 10 ड्रॉप पहले दीजिए, फिर उसके 20 दिन के बाद उसको बढ़ा करके 15 ड्रॉप कीजिए आधा कप गर्म पानी के साथ दिन भर में 4 बार। और अगर लगता है कि नहीं इससे भी ज़्यादा कंडीशन है तो उस जगह पे आपको पेशेंट को जो मेडिसिन देना है वो 20 ड्रॉप आधा कप गर्म पानी के साथ में पीने के लिए दीजिएगा। गर्म पानी विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा कि यूज़ करना ज़रूरी है, अगर नहीं करेंगे तो क्या है वहाँ पे बहुत सारे बमबारी होगी जिसमें कोई निशान तो नहीं दिखेगा लेकिन वहाँ बैठना असंभव होगा, गैस कांड होंगे, है ना। इसलिए इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर कॉन्स्टिपेशन या ल्यूकोरिया के केसेस में आप पेशेंट को अगर मेडिसिन दे रहे हैं तो वहाँ पे गर्म पानी ख़ास तौर पे होना चाहिए, नहीं तो ढूस ढास ढीस ढूस बुड़ुम फूटेगा, है ना। इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे है डिज़ीज़ का नाम कोमा। कोमा 2 प्रकार की होती है। अभी एक कोमा मैंने पढ़ाया था, वो एक कोमा है जो बरसों बरस से था कोमा में, मतलब हो सकता है भाई 6 महीने से कोमा में है। एक कंडीशन बताया जो पहले बताया, जो ये कोमा वो कोमा से अलग है। क्यों है? क्योंकि एक कोमा में व्यक्ति ताज़ा बेहोश हुआ था, बेहोशी अनकॉन्शियस हुआ था, लेकिन इसमें कोमा में है, वो बेहोशी नहीं है, एक कोमा हो गया। तो अब कोमा में अगर हम मेडिसिन दे रहे हैं तो वहाँ D1 फॉर्म पे 5 to 10 ड्रॉप का डोज होगा, ठीक है। इसके अलावा में आप RE जो मेडिसिन होती है उसका भी उपयोग आपको करना पड़ सकता है। ये जो आपका 3 नंबर कॉम्प्रेस पॉइंट होता है यहाँ भी आपको RE लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है उसके ड्रॉप को नाक के अंदर डालने के बाद। तो इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। मेलेनिया नाम ही ने पहली बार सुन रहे होंगे। ये A1 से ठीक होता है और इसको बोलते हैं गुंडा से रक्त स्राव होना। गुंडा मतलब किसको गुंडा कह रहा है? मारपीट वाला गुंडा नहीं है। बॉडी में एड्रेनल होता है, एड्रेनल के पास से अगर कहीं ब्लीडिंग हो तो ऐसे कंडीशन में आपको एड्रेनल को कंट्रोल करने के लिए आपको लेफ़्ट साइड की जो मेडिसिन होती है एनजीटी को A1 मेडिसिन यहाँ
काम करती है, और इसको D1 फॉर्म में ही ओरल फॉर्म में देना चाहिए। डायरेक्ट टू टंग देने से बेहतर रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर कोई पेशेंट बीपी को बिलोंग कर रहा हो, हाई बीपी को, तो उस जगह पे डिज़ोल्व करके पिलाना उचित होता है। एक कंडीशन होती है अति रज। रज समझते होंगे आप लोग? नहीं समझते? मेट्रोजिया कहते हैं। एक्सेसिव ऑफ ब्लीडिंग, एक्सेसिव ऑफ ब्लीडिंग, मेंसेस के टाइम एक्सेसिव ब्लीडिंग होने को अतिरज कहते हैं या मेट्रोजिया कहते हैं। इस कंडीशन में मेडिसिन जो आप चलाएंगे वो A1 होगा, और जो डोज होगी वो 20 ड्रॉप से स्टार्ट होगी। 20 ड्रॉप, 25 ड्रॉप, फिर 30 ड्रॉप, 35 ड्रॉप, 40 ड्रॉप। 40 ड्रॉप के बाद आप जो मेडिसिन को बना रहे होंगे वहाँ पे 3 ml 27 ml लेने की बजाय 65 ड्रॉप और 30 ml 27 ml पानी होगा। इस तरीके से प्रोसेस मैंने पहले वाली क्लास में बताई थी डाइल्यूशन के, उसको देख लीजिएगा, उसमें बताया हुआ है। तो उसी के अनुसार मेडिसिन को देना होगा। इसके बाद आता है एनीमिया। एक होता है प्लास्टिक एनीमिया, एक होता है एनीमिया। एनीमिया कौन सा एनीमिया? जहाँ पे 7 से लेकर के नॉर्मल वे 12-13 जो भी है वहाँ तक का अगर कंडीशन दिखाई दे रहा हो एनीमिक का, तो वहाँ पे जब आप मेडिसिन देते हैं तो D1 फॉर्म में मेडिसिन को दीजिएगा। इस बात का खास ध्यान रखिएगा कि मेडिसिन, अगर मेडिसिन में A2 मिलाया हुआ है तो इस बात का खास ध्यान रखिएगा कि जो पेशेंट है वो प्रेगनेंसी कंसीव किया हुआ पेशेंट ना हो। अगर कंसीव किया हुआ पेशेंट होगा और उसको आप A2 देंगे तो एबॉर्शन हो जाएगा वैसे कंडीशन में। तो इस बात का खास ध्यान रखिएगा। और एक बात दिमाग में बैठा लीजिएगा कि मैं किसी भी प्रकार से एबॉर्शन के ख़िलाफ़ हूँ, और A2 मेडिसिन केवल देने से एबॉर्शन नहीं होता है, कॉम्प्लिकेशन जनरेट हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर किसी को एनीमिया है और आप वहाँ पे A2 दे रहे हैं तो मेडिसिन के अंदर अलग से और मेडिसिन होनी चाहिए कॉम्बिनेशन के तौर पे। जैसे S5 है, बिल्कुल होना चाहिए वहाँ पे। S5 अगर नहीं है तो S1 F1 होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है। S10 होना चाहिए, नहीं तो कॉम्प्लिकेशन आने के कंडीशंस जनरेट हो जाते हैं, ख़ास तौर पे प्रेगनेंसी वाले केसेस में। इसके बाद बात करते हैं ब्लीडिंग फ्रॉम रेक्टम बोलना चाहिए। मलद्वार से ब्लीडिंग होता है अगर किसी कंडीशन में। लोग A3 बहुतायत मात्रा में चलाते हैं, लेकिन कायदे से A2 B देने से भी ब्लीडिंग कम होती है। और वहाँ पे ख़ास तौर पे अगर आपके पास D1 आप बना करके दे रहे हैं तो बिल्कुल आप दोनों मेडिसिन का 3-3 ml लेकर के 24 ml DW डाल करके मेडिसिन जनरेट कर सकते हैं। या अगर आपके पास एसेंस है तो एसेंस के कंडीशन में क्या कीजिएगा, D4 तो आपने बना रखा होगा मेडिसिन, D3 अगर आपने बना रखा होगा तो एक काम वहाँ से भी आप कर सकते हैं कि क्या कीजिएगा, उस मेडिसिन को D4 कन्वर्ट कर लीजिएगा 3 ml 27 ml करके। और जैसे ही आपके पास D4 बन जाएगा तो A2 या A3 जो भी आप मेडिसिन सेलेक्ट कर रहे होंगे उस मेडिसिन का 15 ml ले लीजिएगा और 15 ml आप उसमें B मिला लीजिएगा D4 का, और इसको एक 30 ml की शीशी में भर के पेशेंट को दे दीजिएगा और बोलिएगा इसमें से 10-10 ड्रॉप लेना है। ये सीरियल डाइल्यूशन की मेडिसिन है जहाँ पे आपने D4 फॉर्म में मेडिसिन का बराबर मात्रा लेकर के जो तैयार किया सेम वर्क करेगा आपका D1 वाला जो आप वर्क किए, मतलब दोनों का 3-3 ml लेकर के आपने तैयार किया। 6 ml मेडिसिन आपको खर्च हुई बेस से, लेकिन आपके पास D1 स्ट्रॉन्ग बन के तैयार है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास एसेंस है, D3 का मैंने एसेंस ले रखा है और मुझे इस जगह पे काम करने की आवश्यकता पड़ रही है, तो उस कंडीशन में दोनों मेडिसिन का 15-15 ml ले लीजिएगा, 30 ml मेडिसिन हो जाएगी। और उसमें से 10 ड्रॉप आधा कप गर्म पानी में मिला करके पेशेंट को पीने के लिए आप दे सकते हैं। तो ये हो गई बातें। इसके आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी है अभी तो। इसके बाद बात करते हैं मीनिया। मीनिया कहने का मतलब भ्रम हो जाता है ना, सांप है
रस्सी हिल रही है, अंधेरा है, रस्सी ऐसे से हिल रही है तो ऐसा महसूस हो रहा है सांप है। लाइट जलाया तो देखे अरे यार ये तो बेल्ट रखा हुआ और हिल रहा है हवा से, तो ये भ्रम है, भूत है। भूत बोलते हैं ना, भूत आ गया, तो ये भूत जो भगाने का डायल्यूशन होता है ये D1 होता है। आपका भ्रम जो है वो दूर कर देगा। ख़ास तौर पे मेडिसिन की अगर मैं बात करूं तो A3 मेडिसिन सेलेक्टिव मेडिसिन मानी जाती है भ्रम को दूर करने के लिए। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं, भाई मेरी किताब है, मैं दूसरे की किताब से नहीं पढ़ाता, मैं अपनी किताब से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं 1 में एक्यूट कफ, जिसमें हम लोग ड्राई कफ कहते हैं। ड्राई कफ हो गया, पुरुलेंट कफ हो गया, जिसमें पीला पीला दिखाई देगा, क्लॉट क्लॉट टाइप का, और उसमें म्यूकस भी दिखाई देगा चमकीला टाइप का। तो ऐसी अगर कंडीशन का कोई कफ डिस्चार्ज कर रहा है, या कुत्ते वाली खांसी खों किनको होती है, बॉटल ऐसे किए, ये वाला पोर्शन जो है खींच डाले पहले दबा के, और उसके बाद ऊपर से पानी डाले, टॉन्सिल को चोट लगा रहे हैं। अब मैं बोलूँ अगर आपको हल्के हल्के चोट लगाते रहे कोई तो कैसा लगेगा, तब बाद में बोलोगे क्यों, कहर आने लगेगा अंदर से दर्द का। तो वैसे ही फेफड़े को जब दर्द महसूस होता है और वहाँ पे ये जो करता है, तो इस जगह पे गर्दन उठा करके पानी पीने की आदत से व्यक्ति को परहेजित कराइए। ये मैं दवा के परहेज में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर इस तरीके से किया जाता है तो इस जगह से जो म्यूकस जनरेट खिंचाव पड़ता है वो खिंचाव नहीं पड़ेगा और खांसी उस पेशेंट को जल्दी क्योर होगी। एक कंडीशन आती है नाक का बंद होना, साइनस या साइनसाइटिस बोलते हैं। क्या होता है, कोरोना में क्या होता था, ये बंद हो गया, ठीक। आप यहाँ पे आरी का उपयोग कर सकते हैं, आप यहाँ पे P4 का यूज़ कर सकते हैं, S10 का यूज़ कर सकते हैं, है ना। BE मत लगाइएगा और जाम कर देगा, मेरे से एक जन पूछा था, BE बिल्कुल मत लगाइएगा, अंदर से म्यूकस मेम्ब्रेन की एकदम लेयर बनाएगा और पूरा जाम कर देगा। जो थोड़ा बहुत सांस ले भी पा रहे होंगे, व्याकुलता ऐसी बढ़ेगी कि निपट जाइएगा। तो ऐसा वाला काम मत कीजिएगा। वहाँ पे जहाँ आपको लगता है पेशेंट को एक्यूट या नया खांसी हुआ है, वहाँ पे D1 फॉर्म में देना है। साइनस या साइनोसाइटिस किसी को हुआ है तो वहाँ पे भी आपको D1 फॉर्म में मेडिसिन देना है। अगर किसी को स्मेल, जो सूंघने की शक्ति होती है, वो अगर कहीं कम हो रहा हो, लॉस ऑफ स्मेल पावर कम हो रहा हो, तो भी वहाँ पे आप जो मेडिसिन देंगे P4 अगर देते हैं तो भी D1 फॉर्म में ही आप उस मेडिसिन को चलाएंगे वहाँ पे। इसके बाद बात करते हैं अनदर डिजीज़ को लेकर के। एक कंडीशन होती है, वो मैंने बता चुका हूँ, कोल्ड बाइट, शीत लग गया हो, ठंड लग गई हो, क्या करें। F2 मेडिसिन जानते होंगे आप लोग। F2 मेडिसिन को एक्सटर्नल वे में यहाँ S5C5A2WE के साथ में यहाँ लीवर वाले पोर्शन पे लगाएंगे तो उसका बेनिफिट आपको समझ में आएगा, ठीक है। डायरिया, कौन सा डायरिया, जिसमें साथ में वॉम आ रहे हों, वैसे डायरिया के केसेस में भी अगर आप मेडिसिन चला रहे हैं तो VER1 चलाइएगा वैसे केसेस में, ठीक है। और D1 फॉर्म में डोज क्या होगा, 10 to 20 ड्रॉप। इसके बाद आती है बात, कई लोगों को वहम हो जाता है, एक तो भ्रम हुआ, एक वहम हो जाता है। किनको होता है, मेंटल डिसऑर्डर वालों को ज़्यादा होता है। तो ऐसे कंडीशन में अगर आप मेडिसिन दे रहे हैं तो भी वहाँ पे उसकी मेडिसिन जो है VER1 मेडिसिन है इसकी। लेकिन अभी हाल ही के दिनों में एक व्यक्ति ने D2 फॉर्म में VER2 दे डाला
और उसका खामियाजा ये निकला कि जो कीड़े थे वो खड़े खड़े बाहर झांकने लगे। कहाँ से झांक रहे होंगे आप अनुमान लगा सकते हैं। पकड़ करके उसको निकालना पड़ा भाई, टूट टूट जा रहे थे। बहुत तकलीफ़दायक केस था। इसके बाद डिसेंट्री की बात करें तो डिसेंट्री भी D1 फॉर्म में देना चाहिए, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति को रक्त की कमी है, लो बीपी है और साथ में बोलना चाहिए एनीमिक हुआ है, तो उस कंडीशन में जो आप मेडिसिन देंगे VER1 फॉर्म में मेडिसिन देंगे। VER1A3 दे सकते हैं, साथ में आप BE ले सकते हैं, WE ले सकते हैं। तो इस तरीके से D1 फॉर्म में दीजिएगा इस मेडिसिन को। मान लेते हैं 3 मेडिसिन अपन मिला रहे हैं D1 फॉर्म से, और D1 फॉर्म से हम 3 मेडिसिन मिला रहे हैं D1, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तीनों मेडिसिन का 1-1 ml ले लेंगे, 27 ml DW डालेंगे, हमारे पास मेडिसिन तैयार हो जाएगी। कितना? D1 फॉर्म में ओरल के लिए दे रहे हैं। अगर एक्सटर्नल के लिए दे रहे हैं तो 3-3 ml लेना होगा, ठीक है। लेकिन अगर लग रहा है कि एक्सटर्नल के लिए अपन D4 से ले रहे हैं तो कितना लेना पड़ेगा? 10-10 ml। 3 मेडिसिन है, D4 में ले रहे हैं तो 10 ml D4 का एक मेडिसिन, दूसरा मेडिसिन भी 10 ml और तीसरा मेडिसिन भी 10 ml, 30 ml मेडिसिन हो गया, ठीक है ना। और अगर अपन मेडिसिन ले रहे हैं बेस से तैयार कर रहे हैं तो वहाँ लेना है 3 से 6 3 9 ml हो गया मेडिसिन, और उसमें 21 ml DW मिला देंगे, आपका बेस से D1 तैयार हो जाएगा। यानी अगर लग रहा है कि नहीं हमको D4 बनाने की आवश्यकता है कॉम्प्रेस वे में, तो हमको सभी का 10-10 ml लेना होगा, क्वांटिटी 30 ml होनी चाहिए। लग रहा है 4 मेडिसिन हो गई, अब क्या करें? 7.5 कितना हो जाएगा? 7.5 30 ml हो गया। लग रहा नहीं 5 मेडिसिन हो गई, तब 6×5 30, तो 6 ml हो जाएगा। लग रहा नहीं मेडिसिन 7 ठोक हो गई है, तो डिवाइड करते जाना है और आपका आंसर पुटअप में आ जाएगा। हो सकता है 1 ml कम हो या हो सकता है 2 ml ज़्यादा हो। प्रोसेस करके तैयार कर लेना है, और जो बचा हुआ मेडिसिन है उसको रखे रहना है, नेक्स्ट टाइम आएगा तो बना के देना ही है उसको, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं, छोटा छोटा करते भी ना, आधा घंटा पार ही हो गया। जननेंद्रियों के रोग, जेनिटल डिजीज़ में भी D1 फॉर्म में, जैसे एजुस्पर्मिया है, D1 फॉर्म में मेडिसिन देना चाहिए। D2 में तो बहुत सारा क्लास होगा, एक सिंगल क्लास में नहीं होगा। हाँ, एक चीज़ और था, कई लोगों के केस में आप देखे होंगे ब्रेस्ट कैंसर में ख़ास तौर पे, ये जैसे एक्जिला है, ये एक्जिला है इस हाथ में, तो ये जो जगह होता है यहाँ पे छोटे छोटे गांठ दिखाई देते हैं। और ऐसी कंडीशन का अगर गांठ दिखाई दे रहा है जिसमें एक्जिला में आपको बोलना चाहिए एक्सटर्नल वे पे गिल्टी टाइप का महसूस हो रहा है, तो वहाँ पे भी मेडिसिन जो आप देंगे वो D1 फॉर्म पे देंगे। ख़ास तौर पे एक्जिला की बात कर रहा हूँ, सभी जगह नहीं कर लेना, नहीं तो बिगाड़ लोगे केस। हाँ भाई, D1 देंगे, लेकिन अगर ओरल देने की ज़रूरत पड़ रही होगी तो वहाँ पे आपको मेडिसिन देना होगा D5 फॉर्म पे। ख़ास तौर पे केवल एक्जिला के केस में बता रहा हूँ। इसके बाद आता है बात क्या है, बहुत सारी डिजीज़ तो कंटिन्यू वे में तो रहती ही है। ये नींद आ रही है। तो ये D1 के क्लासेस कंप्लीट हो गए हैं। आज्ञा चाहूँगा। जय हिंद, जय इलेक्ट्रो होम्योपैथी, जय काउंट सीजर मेटी जी।